ट्रिक्स में तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली 3 बजे यहाँ पर पीईटी का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? आवाज मिल पा रही है आप सभी को? आवाज मिल पा रही है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहां पर है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले का जवाब दीजिए, पहले का ऑप्शन। यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। राजगीर में है। कहां पर है? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है ना? और दोस्तों अभी क्या हुआ है कि विश्व शांति स्तूप का निर्माण जो है वो 400 मीटर ऊंची रत्नागिरी की पहाड़ी पर आपके 1978 में गौतम बुद्ध की 2600 जयंती के अवसर पर किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सिंधु घाटी सभ्यता लगभग लाख वर्ष किलोमीटर में फैली थी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा बी नंबर, याद रखिएगा। 13 लाख वर्ष, कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है आर्य शब्द इंगित करता है। चलिए बताइएगा, आर्य शब्द इंगित करता है किसे करता है दोस्तों? यहाँ पर आंसर हो जाए आपका डी नंबर श्रेष्ठ वंश को। किसे करता है? श्रेष्ठ वंश को करता है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे आपके बताइएगा। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो आपके कौन है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 4 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर जैन का है। किसका है? जैन, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। और ये कौशाम्बी जिले में एक जैन तीर्थ स्थल भी है आपका। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बिंबिसार के समय मगध की राजधानी क्या थी। चलिए बिंबिसार के समय मगध की राजधानी क्या थी? क्वेश्चन नंबर 5 देना है और 5 का ऑप्शन आपका याद रखिएगा राजगृह। क्या थी दोस्तों? राजगृह इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? अब यहाँ पर देखिए 2-3 पॉइंट आपसे होते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए बिंबिसार के समय मगध की राजधानी तो क्या थी? राजगृह भी थी, है ना। अजात शत्रु के समय क्या थी? तो आपकी राजगृह थी, है ना। उदयन के समय क्या थी? उदयन के समय आपकी जो राजधानी थी वो आपकी पाटलिपुत्र थी। क्या? पाटलिपुत्र थी। और शेषनाग के समय आपकी वैशाली थी। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। दोस्तों यहाँ पर 6 का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर देना है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों लाइक शेयर भी कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं और जिनको यहाँ पर ये प्रकाशन अच्छा लगता है ना। और जितने लोगों का इंतजार था तो दोस्तों इस प्रकाशन के लिए और इस प्रैक्टिस सेट के लिए, इस मॉडल पेपर के लिए आज लाइक की संख्या यहाँ पर दोस्तों कम से कम 500 होनी चाहिए। ठीक है ना? 500 लाइक जरूर होना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन देखिए आपका सी हो जाएगा लोकमान्य तिलक, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। लोकमान्य तिलक इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इन्होंने एक शब्द कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये नारा किसका है, कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये किसने नारा दिया था? तो आपके तिलक ने ही दिया था। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 देना और 8 का ऑप्शन लगभग सभी का जवाब बिल्कुल सही जवाब आ गया है। याद देखिएगा
आपके AC मजूमदार, है ना। कौन है यहाँ पर? अंबिका चरण मजूमदार बोलते हैं, अंबिका चरण मजूमदार, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। और ये अधिवेशन आपका बहुत ही खास है। क्यों खास है? क्योंकि इसी अधिवेशन में जो नरम दल था और गरम दल था वो दोनों में क्या हुए थे? आपस में मिलन हो गया था, है ना, समझौता हो गया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण आपका अधिवेशन माना जाता है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? दोस्तों 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर हकीम अजमल खां। दोस्तों हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान अपनी हाजी उल मुल्क की जो पदवी थी इन्होंने त्याग दिया था। ऑप्शन बनेगा आप डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों ये यूनानी चिकित्सक और भारतीय राष्ट्रवादी नेता स्वतंत्रता सेनानी आपके हैं, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पर पारित किया गया था? यहाँ पर जवाब देना है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पर पारित किया गया। दोस्तों यहाँ पर आंसर देना है और आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए मुंबई जवाब आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर मुंबई जवाब है और काफी लोग मुंबई दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो जवाब है 10 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुंबई। दोस्तों ये आपका वर्धा में है, दोस्तों नोट कर लीजिएगा। 10 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पर पारित किया गया था? तो यहाँ पर वर्धा जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, वर्धा हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है? चलिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कई बार सॉल्व भी कराया है और बताइएगा कि कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट आपका है। इसका आंसर जो बनेगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा, कह रहा है दिल्ली, है ना, कोलकाता, जोधपुर और आपका नागपुर। तो दोस्तों इनमें से ऑप्शन बनेगा आपका कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता। इसका आंसर जो बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। हमने आपको बताया था कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से जाती है। हमने आपको ट्रिक से भी बताया था कि मित्र पर गमछा झार, क्या मित्र पर गमछा झार, अर्थात मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर गुजरती है। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मानक समय या माध्याह्न समय के बीच जो अंतर पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका है वो आपकी 82.5 है। क्या है? 82.5 आपका है, 82.5 है। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर देखा जाए 0 से यहाँ पर 82 तक 5.5 घंटे का अंतर आएगा। कितना? 5.5 घंटे का अंतर आएगा। तो यहाँ पर वो भी कैसा होगा? प्लस में होगा। कैसा? प्लस में 5.5 घंटा ये आगे चलता है, अपने यहाँ का आगे रहता है, ये अंतर पाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। और 82.5 जो आपकी जाती है भारत के कितने राज्यों से? 5 राज्यों से जाती है। जो आपका भारत है इनमें से आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कि आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। दोस्तों आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? बताएगा कि हिमालय की रचना जो हुई है समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें से प्राचीनतम श्रेणी आपकी है वो आपकी कौन सी है? दोस्तों यहाँ पर जवाब यहाँ पर सी देना है, बृहद हिमालय श्रेणी आपको बताना है। शिवालिक मत लगाइएगा क्योंकि शिवालिक तो नवीन है ना, शिवालिक श्रेणी तो नवीन है। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सबसे आपकी पूछा गया प्राचीनतम, तो इसमें से जो आपकी बृहद हिमालय श्रेणी है ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सी नंबर आपको लगाना है, सी नंबर, है ना। यहाँ पर हमेशा बर्फ से ढके रहने के कारण ये बर्फीली और हिमालय मतलब कह सकते हैं बर्फीली हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गंगा नदी सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में से है चिन्हित करना है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था। यहाँ पर दिया गया है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में से होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी गोमती नदी जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। और ये आपकी जो गोमती नदी है आपकी कहाँ से निकलती है? आपके फुल्लर झील से। फुल्लर झील कहाँ पर है? आपके पीलीभीत में है ना। तो ये पीलीभीत में है और ये गाजीपुर से होते हुए गंगा में आपकी मिल जाती है। ऑप्शन जिसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? यहाँ पर जवाब देना है
कि कह रहा है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे है, अर्थात राइन नदी के किनारे पर्वत इनमें से कौन सा है। अब ये आपको नई क्वेश्चन आपको मिल गया है दोस्तों, याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है 15 नंबर में वो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट। हमने बताया था ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, ये बताया था ना, इसके पहले भी पढ़ाया है कि ब्लैक फॉरेस्ट है ना, ये कहाँ पर है, आपके जर्मनी में है। तो थोड़ा बहुत अगर तुक्का लगाया जाए तो आप तुक्के के माध्यम से आंसर भी लगा सकते थे दोस्तों, याद रखिएगा। राइन नदी के पूर्व में जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत तथा पश्चिम में फ्रांस का वासजेस पर्वत अवस्थित है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय होता है। चलिए बताइएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है 16 नंबर में। तो 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, सरकारी और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। क्या हो जाएगा, सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या होता है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 17 नंबर की अगर बात किया जाए दोस्तों, 17 नंबर में जो ऑप्शन आपका आ रहा है राइट क्या हो जाएगा 17 नंबर में। चलिए ऑप्शन देखिए, आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर है, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्या होता है, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, जो कि 17 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। बहुत बार कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो किसने किया था। 18 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए जवाब देखिए, और जवाब आ रहा है दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही जवाब आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपकी तैयारी कमजोर है, आपकी तैयारी बिल्कुल बुलंद है ना, बिल्कुल बुलंदियों तक आपकी तैयारी पहुंच गई है, बस एग्जाम होने की यहाँ पर जरूरत है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर है, दादा भाई नौरोजी इसका आंसर है राइट हो जाएगा, क्लियर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें क्या होती हैं दोस्तों, बढ़ जाती हैं, है ना। चलिए बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है आपका 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 19 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, मुद्रास्फीति होती है। क्या मुद्रास्फीति होती है, हमने आपको बताया था कि मान लीजिएगा रोड किनारे क्या है, रोड किनारे कोई मान लीजिए अमरूद बेच रहा है, क्या बेच रहा है, अमरूद बेच रहा है, हम एक उदाहरण दे रहे हैं, अमरूद बेच रहा है। तो अमरूद वाला क्या करेगा कि जहां पहले 10 अमरूद बेचता था और 5 रुपए इकट्ठा होते थे, लेकिन अब क्या है वो 10 अमरूद बेच रहा है और उसको 15 रुपए इकट्ठा हो रहे हैं। इसका मतलब है रुपए की वैल्यू क्या हो गई, गिर गई है, कितनी, 10 रुपए गिर गई है। तो समझ गए होंगे, जब मुद्रा का मूल्य गिर जाता है तो कीमतें बढ़ती हैं किनकी, वस्तुओं की, और फायदा होता है जो ऋणी होते हैं, है ना, जो व्यापारी होते हैं, इनको फायदा हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, क्लियर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से निकटतम है। अरे ये शायद दोबारा आपका हो गया है, यहाँ पर देखते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है यहाँ पर 20 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियात्मक आपका है। यहाँ पर बताइएगा निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है, तृतीय क्रियाकलाप है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। अगर बात की जाए 20 नंबर में तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा आपका विपणन। क्या है भाई, विपणन। ये विपणन क्या है दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा कि आपके तृतीय क्षेत्र की बात कर रहा है। तृतीय क्षेत्र में यहाँ पर जैसे मतलब होटल हो गया, व्यापार हो गया, रेस्तरां हो गया, परिवहन, ये आते हैं तृतीय श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कृषि हो गया, है ना, यहाँ पर वानिकी हो गया, जैसे कृषि है, वानिकी है, मत्स्य पालन है, ये आता है किसमें, आपके प्राथमिक क्षेत्र में आता है, किसमें, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जो आपका विनिर्माण दिया गया है, विनिर्माण हो गया, निर्माण हो गया, गैस जल तथा विद्युत आपूर्ति होती है, ये आपकी किस में आता है, द्वितीयक श्रेणी में आता है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर वहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा को गठित करने का दोस्तों जो आधार था इनमें से क्या था। यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 नंबर जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देते रहिए। और यहाँ पर देखिए आप जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर, कह रहा है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्या बनेगा कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था, जो कि ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आपका बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। यहाँ पर जवाब देना है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ है दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा,
चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर 26 नवंबर 1949, है ना। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? तो आपकी 26 नवंबर 1949 को। इसी को कहा जाता है अंगीकृत। क्या बोलते हैं इसे? अंगीकृत कहते हैं, या इसे बोला जाता है पारित किया। क्या बोलते हैं? पारित किया। और इसको बनाने में समय लगा कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान दर्शन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 23 देना है दोस्तों। 23 की अगर बात किया जाए तो देखिए इसका जो भारतीय संविधान है वो कहता है कि कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, ये कहता है समाजवादी राज्य होना चाहिए, राजनीतिक समानता होना चाहिए, साम्यवादी राज्य। दोस्तों यहाँ पर जो 23 का ऑप्शन है यहाँ पर आपका बनेगा डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। क्या? यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। भारतीय जो समाज है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी। क्या? ये लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र कह सकते हैं, लेकिन ये साम्यवादी दोस्तों नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का भाग जो तृतीय है ये किससे संबंधित है? भारत के संविधान का जो भाग तीसरा है ये संबंधित है, वो किससे संबंधित है? 24 का ऑप्शन देना है दोस्तों। 24 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है, ये मूल अधिकारों से है। किससे? मूल अधिकारों से है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। जो भाग 3 है मूल अधिकार है, और लिया गया है आपके कहां से? अमेरिका से लिया गया है। कहां से? अमेरिका से लिया गया है। और ये आपके 12 से लेके 35, कितने? 12 से लेके 35 तक आप जो आर्टिकल हैं वो इसी के अंतर्गत आपके आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है? पहले प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार जो कि आपका संपत्ति का अधिकार था, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में से हटाकर बाहर कर दिया गया और इसे विधिक अधिकार बना दिया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? चलिए, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? दोस्तों प्रधानमंत्री आता है लोकसभा से, और लोकसभा की होनी चाहिए कितनी? 25 वर्ष। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा के लिए होती है कितनी? यहाँ पर 30 वर्ष होती है, 30 वर्ष होती है। क्लियर है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, शक्ति का मात्रा क्या होता है? तो आप कहेंगे शक्तिमान आया और वाट लगाकर चला गया, है ना। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर वाट हो जाती है दोस्तों, क्या? वाट हो जाता है। जैसे विभवांतर का होता है बोल्ट, क्या होता है? विभवांतर। दोस्तों अगर विभवांतर की बात कर देती तो बोल्ट हो जाता, है ना। यहाँ पर जो हर्ज होता है ये किसका होता है? हर्ज होता है आपके आवृत्ति का। किसका होता है? आवृत्ति का होता है, आवृत्ति का होता है। और अगर पूछे यहाँ पर न्यूट्रॉन, तो कोई मतलब आपका है नहीं है। जूल होता तो हम लोग बोल देते ऊर्जा है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया, फ्यूज का सिद्धांत क्या है? चलिए बताइएगा, फ्यूज का सिद्धांत यहाँ पर क्या है 27 नंबर में, और 27 का ऑप्शन सी हो जाए आपका विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। मतलब यहाँ पर फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होता है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जो स्त्री होती है अर्थात प्रेस करने वाला, है ना, रूम हीटर होता है, ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही आधारित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे हाइड्रोजन को जलाने पर बनेगा? अगर दोस्तों अगर आप लोग हाइड्रोजन को जला देते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? तो हाइड्रोजन को जलाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर प्राप्त होगा अर्थात जल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है यहाँ पर 28 नंबर में वो आपका सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना भाई। आप अगर हाइड्रोजन को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन तो आपका H होता है, और ये कहीं ना कहीं क्रिया करेगा ऑक्सीजन से, तभी तो जल बनेगा ना। तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर एक पॉइंट और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? मीथेन जलाने पर क्या प्राप्त हो जाएगा? दोस्तों अगर मीथेन को जला दिया जाए, मीथेन को जला दिया जाए जिसका सूत्र होता है CH4, इसे अगर जला दिया जाए तो दोस्तों यहाँ पर C टूट जाएगा, C हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, और H है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से क्रिया भी होगा तो आप पानी भी प्राप्त हो जाएगा। तो मीथेन को जलाने पर क्या होता है? कार्बन भी होती है और आपकी क्या होती है? पानी भी प्राप्त होता है दोस्तों, याद रखिएगा। उसी प्रकार से अगर कोयला को जला दिया जाए तो कोयला को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, रासायनिक सिंदूर क्या है? यहाँ पर बताइए रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? दोस्तों 29 नंबर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा?
चलिए 29 नंबर का ऑप्शन जो आपका ये होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। दोस्तों क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है दोस्तों, याद रखिए मर्क्यूरिक सल्फाइड अर्थात यहाँ पर सूत्र होता है HGS। क्या होता है? HGS इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है क्या? ये चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर CaCO3। वहीं पर जो आपका होता है क्या? साल्ट पीटर, है ना। पोटेशियम नाइट्रेट को हम बोलते हैं साल्ट पीटर, जो कि KNO3 होता है। और सोडियम क्लोराइड तो आप लोग जानते हैं कि आपके साधारण नमक को कहा जाता है NaCl। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? दोस्तों यहाँ पर देखो सभी में फिश लगा है, लेकिन सभी फिश नहीं है दोस्तों। यहाँ पर बताइए 30 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से लॉक करिए आपका जवाब 30 नंबर में। चलिए 30 का ऑप्शन देखिए, आपका जो समुद्री घोड़ा है दोस्तों, जो समुद्री घोड़ा है ये एक वास्तविक रूप से क्या है? मछली है। लेकिन यहाँ पर स्टार फिश हो गया, डॉग फिश हो गया, जेली फिश हो गए, मछली नहीं है, ये समुद्र के अन्य जीव आपके हैं। तो इस कारण से ऑप्शन डी नंबर जिसका भी आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है सम्मुख का विलोम क्या होता है? चलिए बताइएगा सम्मुख का जो विलोम बनेगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सम्मुख का विलोम क्या होता है? चलिए सम्मुख का होता है दोस्तों विमुख होता है। क्या होता है? विमुख, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। 36 का बनेगा यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्रमुख की बात किया जाए, प्रमुख का होता है तो गौड़ होता है, प्रमुख का होता है गौड़ हो जाता है, गौड़ हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर सक्षम जो दिया गया है समक्ष का होता है परोक्ष। क्या होता है? परोक्ष, जो कि इनडायरेक्ट होता है। तो इस कारण से ऑप्शन आपका ये हो गया। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है नम का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताइएगा नम का पर्यायवाची नहीं है। चलिए नम का पर्यायवाची नहीं है, नम का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। एग्जाम में कभी कभी जल्दीबाजी में क्या होता है? गलतियां होती हैं। और जल्दीबाजी तभी होती है जब पेपर क्या होता है दोस्तों? सरल होता है। जब पेपर सरल होता है तभी जल्दीबाजी होती है। तो दोस्तों धैर्यता के साथ आपको पेपर देना है, ठीक है ना। तो 37 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, यहाँ पर आर्द्र हो जाएगा। क्या देखो, गीला होता है, भीगा होता है, आर्द्र होता है, लेकिन आर्द्रा थोड़ा होता है भाई, यहाँ पर बड़ा की मात्रा थोड़ी लगेगी, है ना। चलिए आगे बढ़िए, विलोम क्या हो जाएगा? ऋजु का विलोम पूछा गया 38 नंबर में। और 38 की अगर बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऋज मतलब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है ना विलोम, तो विलोम हो जाएगा वक्र हो जाएगा। वक्र क्यों? ऋज का मतलब होता है सीधा होता है। क्या होता है? सीधा। तो इसका विलोम वक्र हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सावन हरे न भा सूखे लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो दिया है सावन हरे न भादो सूखे। यहाँ पर जो आपको 39 का ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा सदा एक ही दशा, है ना। जैसे सदा एक ही पेपर, चाहे कोई भी उठा लीजिए मॉडल पेपर, आपको लगभग यहाँ पर 80-90 नंबर तो आपको लाना ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा सदा एक ही दशा, ऑप्शन है आपका डी नंबर। अगला शुद्ध आपको छांटना है। यहाँ पर अभ्यस्त होता है, अभ्यस्त होता है। सबसे बड़ी घटना यहाँ पर होती है जब एग्जाम में होते हैं तो लगता है अभ्यस्त या अभ्यस्त, अभ्यस्त या अभ्यस्त, तो एक कड़ बक्कड़ बम्बे बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर अभ्यस्त होता है कौन सा? यहाँ पर जो सी नंबर आपका है वो आपका राइट हो जाएगा, अभ्यस्त हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। और यहाँ पर अगला पूछा गया है कि भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक आपके कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर जवाब दीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर दीजिएगा। चलिए भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी गोल्डन बॉय के जो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो आपका जवाब लगभग सभी का सही होना चाहिए। यहाँ पर 60 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर दोस्तों, नवदीप सिंह गिल। क्या नाम है? नवदीप सिंह गिल इसका जो आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको याद होगा जो नीरज चोपड़ा हैं इन्होंने क्या किया था 2020 में, क्या 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में क्या किया था? स्वर्ण पदक जीता था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया भी है। देखिए 61 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी नंबर 5। कितने? 5 है। देखिए सबसे पहले उत्तराखंड है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर आपका सिक्किम शामिल है। दोस्तों याद रखिए ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो अफगानिस्तान है ना,
अफगानिस्तान जो आपका है वो आपके जम्मू और कश्मीर से आपका है। अफगानिस्तान कहाँ से? जम्मू और कश्मीर से आपका सीमा बनाता है ना। यहाँ पर भूटान के बारे में पूछ लेता है, तो भूटान के बारे में भूटान को जो स्पर्श करता है अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल करता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है तेंगे किस देश की मुद्रा है? यहाँ पर बताइए तेंगे जो आप किस देश की मुद्रा है? तो 62 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 62 नंबर में? तो जवाब हो जाएगा कजाकिस्तान। दोस्तों क्या हो जाएगा? ये कजाकिस्तान के ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। वैसे तो आपको मालूम है अफगानिस्तान की अफगानी है, बांग्लादेश की टका है ना, चीन की आपकी रोमनी है, भूटान की न्यूक्ट्रम है, जापान की येन है, ये आप लोग जानते हैं है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है देश में कुल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की संख्या पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है तो आप लोग बता सकते हैं, यहाँ पर जो आंसर होगा 63 नंबर में वो आपका जवाब हो जाएगा 28 और 8, अर्थात ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा पूछा गया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों 64 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर बी नंबर है। यहाँ पर राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। क्या? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, जिसका भी ऑप्शन है यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों दबाकर लाइक करिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा। देखो दिया विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ आप देखेगा कि 5 जून को मनाया जाता है ना। एक सम्मेलन हुआ था 1972 में। कब? 1972 में एक सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन। तो उसी के दौरान 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में क्या किया गया था दोस्तों? घोषित किया गया था। तो आपका जवाब क्या हो गया? सी नंबर राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों 66 का ऑप्शन क्या बनेगा? 66 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा? अच्छा, इंटरपोल है। देखिए 66 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर आपके लियोन्स में है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क फिर से आ गया है। दोस्तों यहाँ पर 67 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर 67 का ऑप्शन ये हो जाएगा उत्तराखंड, इसका आंसर राइट हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो आपके 1936 में हुई थी। कब? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में क्या हुआ? इसका नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया और 1957 में क्या किया गया था? 1957 में नाम परिवर्तित करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदियाँ आपकी जाती है? तो दोस्तों रामगंगा और सोना नदी मंडल पलायन नदी इसी से होकर बहती हैं। तो आपका जवाब हो गया क्या? ए नंबर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कैराब से यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों यक्षगान लोक नृत्य आपका है, इसका संबंध किससे है? यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? चलिए देखिए 68 का जो ऑप्शन है, 68 नंबर में जो ऑप्शन है यहाँ पर जवाब बी हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। दोस्तों कहाँ से हो जाएगा? कर्नाटक, इसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, कर्नाटक आंसर बन जाएगा। क्लियर है? और कर्नाटक में यह परंपरा 800 वर्ष पुरानी आपकी है ना। ये तटीय क्षेत्रों में किया जाने वाला एक प्रसिद्ध आपका लोक नृत्य है और इसमें क्या होता है? पुराण और रामायण महाभारत पर आधारित आपका होता है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है प्रथम भारतीय जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, प्रथम भारतीय जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों आपका जो आंसर होगा ए नंबर है, आचार्य विनोबा भावे, जो कि ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? और इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो आपके 1957 से इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। और एशिया के सबसे बड़े पुरस्कार में यहाँ पर गिनती होती है दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये किसकी याद में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार प्रतिवर्ष फिलीपींस के भूतपूर्व जो आपके राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे उनकी याद में दिया जाता है और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। कह रहे स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में गलत सुमेलित करना है, यहाँ पर 70 नंबर जवाब देना है। गलत सुमेलित इनमें से आपका कौन सा है? चलिए पहला दिया गया गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बिल्कुल सही दिया है। यहाँ पर रेल मंत्री आपके जॉन मथाई थे, रेल मंत्री जॉन मथाई थे, ये भी आपका सही दिया गया है। यहाँ पर शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ये भी आपका सही दिया गया है। यहाँ पर दिया रक्षा मंत्री जगजीवन नहीं थे, रक्षा मंत्री थे कौन? जो आपकी जिनके अंदर बल होगा और बलदेव, वेरी गुड, बल से हो जाएगा, बलदेव थे जो आपके रक्षा मंत्री, बलदेव थे, वेरी गुड। बढ़िया क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहां पर स्थापित किया गया है?
यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आपके विदर्भ, ठीक है, ये विदर्भ कहाँ पड़ता है, तो आपके महाराष्ट्र के विदर्भ में है ना, वाड़ी वरोरा हाईवे पर लगाया गया है। इसका जो ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियंस 2023 का खिताब किसने जीता है। यहाँ पर जवाब देना है कि जूनियर कबड्डी विश्व कप है ना, विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। यहाँ आंसर आपका डी हो जाएगा, आपकी भारत ने जीता है ईरान को हराकर, ठीक है, भारत ने जीता है ईरान को हराकर। और अगला क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर का, काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों राइट क्या हो जाएगा, 181 नंबर में ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा तमिलनाडु ने राज्य में शहरी शीतलन कार्यक्रम को लागू किया है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। यहाँ पर 182 का जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर, आरबीआई ने किया है, किसने, भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है। चलिए भाई यहाँ पर जवाब देना है और आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, ये आपके कौन है, तो भैया ये 5वीं बार है, ये आपके नेफियो, क्या है, नेफियो रियो है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का स्टैचू कहाँ लगाने की घोषणा की गई है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है और आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, वानखेड़े स्टेडियम में, कहाँ पर है, वानखेड़े स्टेडियम, ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, वर्ष 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर 185 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपके मीराबाई चानू, क्या हो जाएगा, मीराबाई चानू, यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। चलिए बताना है कि 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। 186 नंबर का जो ऑप्शन है राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, एस दुबे, ऑप्शन बी एस दुबे आंसर है राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन किस देश के द्वारा किया गया है। चलिए बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन किस देश के द्वारा किया गया है, तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर है भारत, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश इनमें से कौन है। तो चलिए 188 का ऑप्शन जो बनेगा इनमें से क्या बन सकता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, इनका नाम है अरुण सुब्रमण्यम, ठीक है, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। और ये न्यूयॉर्क के मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले ये पहले भारतीय अमेरिकी बने हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आईएएफ में कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर पद पर किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, इनका नाम है शालिजा धामी, क्या नाम है, शालिजा धामी, जो कि दोस्तों याद रखिएगा कि आईएएफ में कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर पद पर नियुक्त हुई हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, मतलब देखा जाए इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में, है ना, इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली ये पहली महिला आपकी हैं शालिजा धामी। और अगला क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर का, काफी अच्छा है, डॉक्टर मणिक साहा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए यहाँ पर आंसर देना है, तो दोस्तों डॉक्टर मणिक साहा ये आपके हैं त्रिपुरा के, ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपके त्रिपुरा हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे 6 मार्च 2023 को 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, आपके कोलालमपुर, ठीक है, इंडोनेशिया को आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करनी है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कोलालमपुर, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है आपसे गद्यांश, है ना, गद्यांश है, और गद्यांश में अगर देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया है, हम लोग भीड़, देखो हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ में सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है, जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है, जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वो खुद भीड़ हैं। ये तीनों ही वास्तव में ना तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त, ना अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर। देखो दोस्तों दिया गया है, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर कठिन नहीं है, उसको आसानी से यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर देखिए कि उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है, 71 नंबर में जवाब दीजिए। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया था भीड़ में कवि, भीड़ में कवि के बारे में दिया गया है। यहाँ पर दिया है भीड़ से मुक्ति का उदाहरण पूछा गया कि भीड़ से मुक्ति का जो उपाय है आपका इनमें से क्या है। 72 नंबर में दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा भीड़ में अपनी शक्ल देखना, भीड़ में अपनी शक्ल देखना। अगला आपसे दिया गया है कि भीड़ किनके लिए रुकावट है, तो भीड़ किनके लिए रुकावट दोस्तों 73 नंबर में, तो यहाँ पर याद रखिए मोटर में चलने वालों के लिए है। अगला दिया गया है भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है, दोस्तों 74 का ऑप्शन बी हो जाएगा, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध किया जाता है। और अगला है भीड़ के इस्तेमाल कौन करता है, दोस्तों 75 का ऑप्शन सी हो, जबकि सत्ताधारी होते हैं ये करते हैं। ऐसा गद्यांश हमने आपको पढ़ाया है, इसलिए हमने पढ़ा दिया है। अब यहाँ पर देखो दूसरा गद्यांश दिया गया है कि वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता से मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान को अजेय शक्ति को पराजित कर दिया था। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्व विनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने और शत्रु देश पर पैदल सेना पर, देखो इसको भी हमने पढ़ा है, इसके पहले भी आपको पढ़ा दिया है। आइए इस गद्यांश में यहाँ पर देखते हैं 76 नंबर आपसे क्या कह रहा है कि इस गद्यांश का मूल तथ्य क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो बात किया गया है वो की गई है निशस्त्रीकरण और विश्व शांति, अर्थात कह रहे हैं कि इसका आपने असर देख लिया है कि वही जापान पर एटम बम गिराया गया था, उसका परिणाम क्या था, इसलिए कहा जा रहा है कि निशस्त्रीकरण और विश्व शांति बनाए रखें, ये इसका मूल आपका तथ्य दिया गया था। अगला दिया गया भयंकर विनाश का शास्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा जो दी है वो किसने दिया है। दोस्तों अभी देखा कि यहाँ पर जापान पर गिराया गया अणु बम ने यहाँ पर ये प्रेरणा दिया था कि कोई देश किसी पर भी क्या हो सकता है, ऊपर भारू पड़ सकता है, इसलिए सभी देश क्या करते हैं एटम बम, परमाणु बम बनाने पर यहाँ पर मजबूर हो रहे हैं। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन दिया गया है एटम बम की आपात शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ था। 78 की बात करें तो जापान में हुई भयंकर विनाशशीलता से हुआ था, है ना। और अगला आपसे दिया गया है कि बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि पारंपरिक भय के कारण। ये खुद के बचाव के लिए होते हैं दोस्तों, ये खुद के बचाव के लिए होते हैं, दूसरों को मारने के लिए कम, खुद के बचाव के लिए। क्योंकि अपने पास जब होगा है ना कट्टा तो दूसरे देखकर डर जाएंगे, और अपने पास अगर नहीं होगा ना कट्टा तो दूसरे आपको गोली मार देंगे, इसलिए अपने बचाव के लिए पारंपरिक भय के कारण हो जाएगा। 79 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्यों। आधुनिक जो युद्ध होते हैं वो भयंकर विनाशकारी होते हैं, ऐसा क्यों दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन होगा आपका बी नंबर इसका हो जाएगा। कह रहा है कि अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। भाई पैसा जब भाई कोई गोला है ना, आप जानते हैं रक्षा बजट में कितना पैसा पेश किया जाता है, और लड़ाई अगर हो जाए तो भैया क्या होगा, दिक्कत होगी कि नहीं, आदमी भी मरेंगे और इसके बाद संपत्ति भी, पैसा भी जाएगा। और ये देखा जाए, आपने देखा मोदी जी ने लगभग हर बार बचाव करते हैं, हर एक देशों में युद्ध होता है, लेकिन मोदी जी पैर नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर देश हमारा डेवलप हो रहा है और इस समय अगर किसी देश से भिड़ जाएंगे तो हमारे देश का भी यहाँ पर नीचे जाना तय है, और कहीं ना कहीं आपके पैसा भी कम होगा, इसलिए लड़ाई थोड़ा कम होती है ना। यहाँ पर देखिए आपका हो गया, और इसी के साथ ये क्लास भी आपकी कंप्लीट हो गई दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।